हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। और अपन चर्चा कर रहे थे भारत के संविधान के बारे में, और इसके तहत अपने प्रीएम्बल पर चर्चा कर ली थी और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली पर भी अपने चर्चा कर ली। अब अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और आज अपन एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे और वो है संविधान का भाग 1। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। संविधान का भाग 1 जो अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 में है, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 वो संविधान का भाग 1 है, और वह है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में अपन पढ़ेंगे, एक एक करके सब अनुच्छेदों को पढ़ते हैं। पहले अपन चर्चा करते हैं अनुच्छेद 1, आर्टिकल 1। अनुच्छेद 1 क्या है? अनुच्छेद 1 भारत में राज्य क्षेत्र यानी भारतीय संघ में क्या क्या होगा उसके बारे में चर्चा की गई है। तो अनुच्छेद 1 ये कह रहा है, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन ऑफ स्टेट, सॉरी। तो अनुच्छेद 1 कहेगा इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी भारत, इंडिया जो कि भारत है, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। ये अनुच्छेद 1 में लिखा हुआ है। इंडिया जिसको अपन भारत कहेंगे एक राज्यों का संघ होगा, ये अनुच्छेद 1 कह रहा है। अब इस अनुच्छेद 1 के अंतर्गत राज्यों का जो संघ है, तो इस संघ में कौन कौन शामिल है? तो इसमें एक तो राज्य, दूसरा संघ राज्य क्षेत्र या जिसको अपन कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश जिसको अपन कहेंगे यूटीज यानी यूनियन टेरिटरीज, यूटीज, और तीसरा जो है अर्जित प्रदेश, यानी भारत कोई प्रदेश अर्जित करता है, अर्जित प्रदेश। तो संघ के अंतर्गत राज्य, यूटीज केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज और अर्जित प्रदेश यानी जो बाहर से अर्जित किए जाएंगे, ये है राज्य से भारत के संघ में ये शामिल होंगे। अब कौन कौन से राज्य या राज्य क्षेत्र, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश, कौन कौन से, इसके बारे में संविधान की अनुसूची 1 में बताया गया है। शेड्यूल 1 में इनके बारे में डिटेल से बात की गई है, डिटेल से उसके बारे में वर्णन अनुसूची 1 में मिलेगा। तो ये भारत का जो संघ है इसमें राज्य, तो इनको अपने यदि चर्चा करें तो 31 अक्टूबर 2019 से पहले की यदि बात करें तो भारत में जो राज्य थे वो थे 29 और केंद्र शासित प्रदेश थे 7। ये 31 अक्टूबर 2019 से पहले की कंडीशन है। अब उसके बाद में ये हो गए, ये वर्तमान वाली कंडीशन है, वर्तमान। तो वर्तमान में जो राज्य है वो 28, और ये जो राज्य है, इन राज्यों में जो जम्मू और कश्मीर राज्य था, इस जम्मू और कश्मीर राज्य को 2 यूटीज में विभाजित कर दिया। एक हो गई यूटीज वो जम्मू एंड कश्मीर, और दूसरी हो गई लद्दाख। जम्मू और कश्मीर और दूसरी लद्दाख, कहने का मतलब एक स्टेट को पूरे को 2 यूटीज में बांट दिया गया, तो स्टेटों की संख्या हो गई 28। अब ये जो प्रवर्तन में आ रहा है अधिनियम, वो आ रहा है 31 अक्टूबर 2019, यानी 31 अक्टूबर 2019 के बाद अपन देंगे तो भारतीय संघ में 28 राज्य है। अब चूंकि ये जो स्टेट है वो 2 यूटीज में बदल गया है, तो ये जो यूटीज पहले 7 थी, ये हो गई कितनी? 9। ये वर्तमान की संख्या नहीं है, इसको भी आप ध्यान में रखोगे। अब ये कंडीशन जो है, ये 31 अक्टूबर 2019 तक ये कंडीशन हो गई, 9 यूटीज हो गई। अब इसमें भी और परिवर्तन हुआ। वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो यूटीज है यूनियन टेरिटरीज, ये है 8। अब ये कैसे? तो आप देखोगे ये जो यूटीज है 8 है, ये 26 जनवरी 2020,
26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, इन दो यूटीज को मिलाकर के एक बना दिया गया और ये परिवर्तन में आया है 26 जनवरी 2020, यानी संसद ने अधिनियम बना करके दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव को मिला करके एक यूटीज बना दी और इसका गजट प्रकाशन हुआ था गजट में कि ये जो यूटीज है वो दोनों एक नाम से 26 जनवरी 2020 से परिवर्तन में होगा। यानी कि अपन ये चर्चा करें तो वर्तमान में यदि राज्यों की संख्या है 28, संघ राज्य क्षेत्र या केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं 8। आपको ये ध्यान रखना है कि 29 से 28 वाला अस्तित्व 31 अक्टूबर 2019 से ये अस्तित्व में आया। 31 अक्टूबर 2019 से लेकर के 26 जनवरी 2020 तक के बीच की जो कंडीशन थी ये तो थी ये 9, और 26 जनवरी 2020 के बाद वाली कंडीशन ये है। तो इसके बारे में गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित हो चुका है, उसको भी आप देख सकते हो। तो ये हो गया संघ और उसके राज्य क्षेत्र के अंतर्गत संघ में कौन कौन शामिल होंगे। अब अपने इसके ऊपर आगे चर्चा करते हैं इसी अनुच्छेद को लेकर के। ये रफ कार्य में यहाँ हटा देता हूँ। अब यदि बात करें ये जो है इसमें भारत को या भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग, भारत जो संघ है यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। इस अनुच्छेद में यूनियन शब्द का प्रयोग ही क्यों किया गया, इसका क्या कारण है? तो इसके दो रीजन है। भारत जो संघ है, भारत संघ है वो राज्य जो भी है राज्यों के आपसी समझौते का परिणाम नहीं है। पहली चीज तो ये, यानी भारत का जो संघ है ये राज्यों के आपसी समझौतों से नहीं बना है, पहली चीज ये, इसलिए फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। और दूसरा रीजन ये है कि भारत जो संघ है उस भारत संघ में राज्यों को संघ से अलग होने की कोई स्वतंत्रता नहीं है। राज्य जितना भी चाहे संघ से अलग नहीं हो सकते हैं, इसलिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यानी इसको देखें, यूनियन शब्द ही क्यों, यूनियन शब्द ही क्यों, फेडरेशन क्यों नहीं? तो यूनियन शब्द में एक तो ये भारत संघ, भारत संघ राज्यों के समझौतों का परिणाम नहीं है। यानी भारत संघ है वो राज्यों ने आपस में समझौते करके संघ का निर्माण नहीं किया है। दूसरा, राज्यों को संघ से अलग होने का, राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, अधिकार नहीं, यानी कि राज्य वो संघ से अलग नहीं हो सकते, इसलिए फेडरेशन शब्द की जगह यूनियन शब्द का प्रयोग किया है। लगे या तो अपन ये भी देख लेते हैं संघ चीज है, यानी ये जो संघ है इसको भी यहाँ इस संदर्भ में देखना जरूरी है, नहीं तो अच्छे से आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो संघ है, संघात्मक जो व्यवस्था होती है वो दो टाइप की होती है। एक का जो संघ है ये संघात्मक व्यवस्था दो टाइप की, इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, जैसे माना कि ये राज्य, ये स्वतंत्र राज्य, ये स्वतंत्र राज्य, ये स्वतंत्र राज्य, ये स्वतंत्र राज्य, यानी बहुत सारे स्वतंत्र राज्य है, ये सब संप्रभु राज्य है। जब बहुत सारे एक, दो या दो से अधिक संप्रभु राज्य मिलकर के यदि संघ का निर्माण कर रहे हैं तो वो होगा फेडरेशन। ये एक संघात्मक व्यवस्था, यानी ये सब स्वतंत्र राज्य है, सब पर संप्रभु राज्य है, लेकिन ये सब राज्य मिलकर के एक संघ का निर्माण करते हैं। जैसा कि अमेरिका में 50 स्वतंत्र राज्यों ने मिलकर के संघ का निर्माण किया। तो एक टाइप तो हो गया ये। इसमें जो संघ में शामिल राज्य है ये संप्रभु है, इस संघ का निर्माण है स्वतंत्र राज्यों के समझौते के द्वारा हो रहा है, और इससे यदि राज्य चाहे तो इससे अलग हो सकते हैं। लेकिन जो दूसरी संघात्मक व्यवस्था की जो टाइप है उसमें जो भारत वाली है उसमें अपन ऐसे कर सकते हैं, जैसे माना कि ये एक क्षेत्र है, ये एक राज्य का क्षेत्र है, इसका क्षेत्र बड़ा विस्तार है। जब एक विशाल क्षेत्रफल वाले राज्य को प्रशासनिक सुविधाओं की दृष्टिकोण से अलग अलग राज्यों में या खंडों में बांट दिया जाता है तो वो भी संघात्मक व्यवस्था होती है। जैसे ये है, अब ये पूरा है, अब इस पूरे राज्य को आपने प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से अलग अलग खंडों में बांट दिया, ठीक है, ये राज्य बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी बना दिया। अब ये जो राज्य है यानी स्वतंत्र तो थे नहीं, एक ही राज्य था, उसको अलग अलग प्रशासनिक सुविधा के दृष्टिकोण से बांटा है। तो ये जो इसका उदाहरण ये संयुक्त राज्य अमेरिका का है, और ये भारत में जो संघात्मक व्यवस्था है इसमें ये कह रहा है कि ये राज्य है, इन राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार बिल्कुल नहीं है।
तो ये हो गया मतलब संघात्मक व्यवस्था। तो मेरे ख्याल से अनुच्छेद 1 आपको अच्छे से समझ में आ गया। इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, इन राज्यों का संघ होगा। अब राज्य में ये शामिल होंगे। यूनियन शब्द का ही प्रयोग क्यों किया गया, फेडरेशन का शब्द का प्रयोग क्यों नहीं किया, और उसके साथ साथ ये संघ क्या होता है। अब अपन चर्चा करते हैं अनुच्छेद 2 पर। अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 ये कह रहा है भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश। भारतीय संघ है, इस भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश कराया गया है। तो अनुच्छेद 2 यानी आर्टिकल 2, अनुच्छेद 2 भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश। संघ में नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश। यहां संघ में नए राज्यों का प्रवेश का मतलब ये हुआ, जैसे ये भारत है, ये भारत है। अब इस भारतीय संघ में यदि बाहर से कोई राज्य प्रवेश करना चाह रहा है, बाहर से कोई राज्य आ रहा है, यदि भारत संघ में कोई बाहर का राज्य भारत में शामिल होना चाहता है तो उसके संबंध में प्रावधान है अनुच्छेद 2 में किए गए कि संघ में या संसद संशोधन एवं कानून बना करके भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश करा सकती है। भारतीय राज्यों के बारे में नहीं, भारतीय राज्यों के बारे में तो अनुच्छेद 3 है। यहाँ जो है बाहरी राज्य जो भारत के हिस्से नहीं है वो इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ये हो गया बाहरी राज्यों से संबंधित है, संघ में कौन कौन से राज्य किस प्रकार से बाहरी राज्य आएंगे, ये बात करें अनुच्छेद 2 के बारे में। अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 3 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 3 भी राज्यों से संबंधित है, लेकिन अनुच्छेद 3 संसद को यह अधिकार देता है कि संसद किसी नए राज्य का निर्माण, किसी नए राज्य का निर्माण संसद किसी नए राज्य का निर्माण कर सकती है, या फिर वर्तमान राज्य में, वर्तमान कोई भी राज्य है, वर्तमान राज्यों की सीमा, क्षेत्र व नाम में परिवर्तन कर सकती है, नाम में परिवर्तन। ये अनुच्छेद, तो अनुच्छेद जो 3 है वो राज्य, वो भारतीय राज्यों के बारे में बताया गया, और ये जो अनुच्छेद 2 है उसमें बाहरी कोई राज्य भारत में शामिल होना चाहता है। तो अनुच्छेद 3 ये कह रहा है कि संसद नए राज्य का निर्माण कर सकती है। नए राज्य के निर्माण का मतलब हुआ संसद किन्हीं 2 राज्य के क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बना सकती है, संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर कर सकती है, या फिर संघ राज्य क्षेत्र और राज्य के किसी भी क्षेत्र को मिलाकर के एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है। जैसा संसद उचित समझती है वैसा वो कर सकती है। तो ये जो चीज़ है नए राज्य का निर्माण, और उसके साथ साथ में राज्यों की सीमा, उसके क्षेत्र और नाम में भी वो परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको देखना जरूरी है, ये जो संसद काम करेगी राज्यों के नाम में या जो क्षेत्र में या सीमा में परिवर्तन है, इससे संबंधित जो भी विधेयक है वो विधेयक संसद में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही रखा जा सकता है। पहली चीज़ तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये जो काम संसद करेगी, लेकिन संसद को ऐसा काम करने से पहले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व सहमति जरूरी है। यानी इससे संबंधित कोई भी विधेयक होगा, ये विधेयक संसद में रखने से पूर्व, संसद में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की सहमति, पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति या सहमति। यानी इसके बाद ये होगा, यदि ऐसा काम संसद को करना है तो संसद पहले विधेयक को राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेगी, राष्ट्रपति से सहमति लेंगे। अब जब संसद राष्ट्रपति से सहमति ले रही है तो राष्ट्रपति ही क्या करेगा, राष्ट्रपति है उस विधेयक, उस पर संबंधित राज्य की विधानमंडल से राय मांगेगा। जिन जिन राज्य की सीमा परिवर्तन हो रही है उन सभी विधानसभाओं के, जैसे 2 राज्य है तो प्रभावित दोनों राज्यों की विधानसभाओं से राष्ट्रपति सलाह लेगा, यानी राय लेगा कि आपके उसमें क्या राय है। 3 राज्य भी हो सकते हैं, तो राष्ट्रपति है वो क्या गए, संबंधित राज्य की संबंधित विधानमंडल की राय, संबंधित राज्य की विधानमंडल से राष्ट्रपति राय लेगा कि आपकी इस संबंध में क्या राय है। लेकिन साथियों यहाँ पर
राज्य विधानमंडल जो भी सलाह या राय देता है उस सलाह या राय को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है, या फिर राष्ट्रपति ने जो तय समय दिया था कि इतने समय के अंतर अंदर आप अपनी राय दें, यदि वो समय के अंदर दे देते हैं तो भी मानना कोई ज़रूरी नहीं है, बाद में देती है तो भी मानना कोई ज़रूरी है, लेकिन ये है कि उससे राय ली जाएगी। अब राय लेने के बाद में फिर उसको वापस संसद में रखा जाएगा और उसमें परिवर्तन किया जाएगा। तो ये जो बात है ये अनुच्छेद 3 कह रहा है, यानी नए राज्यों का निर्माण करना है, सीमा में परिवर्तन करना है, क्षेत्र या नाम में परिवर्तन करना है, उससे संबंधित जो भी अधिकार है वो संसद के पास में है। संसद ये सब काम साधारण बहुमत से कर सकती है और संसद ये करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेता है और राष्ट्रपति संबंधित राज्यों की विधानमंडलों से राय लेता है और उसके बाद में इस राय को मानना या नहीं मानना वो उन पर निर्भर है। तो ये हो गया आपके अनुच्छेद 3। अब अपन विशेष चर्चा करते हैं अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 को, दोनों को 2 और 3 को जोड़ते हुए। अब अनुच्छेद 4 पर चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है? तो अनुच्छेद 4 ये कह रहा है कि जो अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद जो भी काम कर रही है उसके लिए संसद है वो साधारण बहुमत से काम कर सकती है, वो संविधान संशोधन में काउंट नहीं होगा। यानी अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संसद काम कर रही है, जो भी संशोधन कर रही है वो संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा अनुच्छेद 368 के तहत। संविधान संशोधन तो है लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत वह संशोधन नहीं माना जाएगा। तो इसको अपन यदि देखें तो ये कह रहा है कि आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 इसके अंतर्गत जो भी कार्य होगा, ठीक है, संसद, इन दोनों के अंतर्गत संसद जो भी कार्य कर रही है वो कार्य वो संशोधन है वो 368 के तहत संशोधन नहीं माने जाएंगे। मतलब साफ है कि ये संविधान संशोधन माना जाता है लेकिन संविधान संशोधन होगा, मतलब काउंट नहीं होगा। रीजन ये कि यहाँ पर जो संविधान में जो संशोधन है वो संविधान में संशोधन 3 टाइप से हो सकता है। ये तो अनुच्छेद 368 के तहत। तो यहाँ दोबारा आप देख लो कि अनुच्छेद 4 ये कराया कि संविधान संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो भी संशोधन कार्य कर रही है वो संशोधन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। इसके तहत अब बात ये आ रही है कि ये क्या चीज़ है। तो ये जो अनुच्छेद 368 है, इस अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 2 टाइप से परिवर्तन किया जा सकता है। अब यहाँ अपन ये देखते हैं इसको थोड़ा परे रखते हुए कि संविधान में जो संशोधन है, संविधान में जो संशोधन है वो संशोधन 3 प्रकार से हो सकता है। संविधान में संशोधन है वो 3 प्रकार से हो सकता है और 3 प्रकार के संशोधन में पहला जो प्रकार है वो साधारण बहुमत, दूसरा जो प्रकार है वो विशेष बहुमत और जो तीसरा प्रकार है ये विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों की सहमति, आधे से अधिक राज्यों की सहमति। यहाँ विद्यार्थियों ये ध्यान देखना है, सामान्य प्रश्न यदि यह है कि संविधान में संशोधन है वो कितने प्रकार से किया जा सकता है। तो संविधान में जो संशोधन है वो 3 टाइप से आ सकता है। अब प्रश्न इसकी जगह ये आ जाए कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन कितने प्रकार से हो सकता है, तो इसका आंसर रहेगा 2। तो सामान्य संविधान में संशोधन 3 टाइप से होता है लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन 2 टाइप से होता है। अब ये अनुच्छेद 368 के तहत। अब साथ ही आपको ये भी देखना है ये जो साधारण बहुमत से कोई भी यदि संशोधन हो रहा है संविधान में तो वो संविधान में संशोधन तो माना जाता है लेकिन संविधान संशोधन में काउंट नहीं किया जाता। जैसे भाई के 100वां संविधान संशोधन है, 101 वहाँ है, 102 वहाँ है, 300 है, 400 वहाँ, मतलब संविधान में संशोधन तो हो गया लेकिन संविधान संशोधन काउंट नहीं हो रहा है। ये सब साधारण बहुमत से, जब तक साधारण बहुमत से काम करोगे संविधान में संशोधन काउंट नहीं होंगे। अनुच्छेद 368 के तहत जो आप काम करेंगे विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्य, ये दूसरे और तीसरे टाइप से, तो फिर ये जो संविधान संशोधन होंगे ये संविधान संशोधन के रूप में काउंट होंगे।
तो ये अनुच्छेद 4 ये कह रहा है कि संसद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी काम करती है, यानी 2 के तहत नए राज्यों का संघ में प्रवेश बाहरी राज्यों का, और अनुच्छेद 3 में भारत में नए राज्य का गठन करना है या फिर उसके नाम सीमा क्षेत्र में प्रयुक्त करना है, ये जो सब काम होगा ये सब काम संसद किससे करेगी? साधारण बहुमत से करेगी। ये जो काम है वो इस पर तहत लागू नहीं होगा, यानी संशोधन तो होगा लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। तो ये है अनुच्छेद 4। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न आ रहा होगा कि जब चूंकि ये बताया जा रहा है कि भाई अनुच्छेद 368 के तहत ये जो भी अनुच्छेद 2 के तहत जो काम हो रहा है, अनुच्छेद 3 के तहत जो भी काम हो रहा है वो जब संविधान संशोधन में काउंट नहीं हो रहा है, तो फिर ये जो सिक्किम का जो मामला है, अब ये सिक्किम है, इस बाहरी राज्य को भारत में प्रवेश कराया गया। अब अनुच्छेद 2 ये कराए, ये जो काम है वो संसद साधारण बहुमत से कर सकती है। अब जब संसद साधारण बहुमत से कर सकती है तो फिर सिक्किम के मामले में अपने 2 बातें पढ़ी थी, 35वां संविधान संशोधन, 35वां संविधान संशोधन और 36वां संविधान संशोधन। तो फिर एक तरफ तो ये कह रहे हो कि भाई के संविधान संशोधन में काउंट नहीं हो रहा है, दूसरी तरफ तो ये सीधा सा सामने दिख रहा है कि संविधान संशोधन हो गया। तो इसका भी अपन समाधान कर लेते हैं, चूंकि अपन को ये देखना है ये जो सिक्किम है ये अंग्रेजी भारत में भारत की एक रियासत थी, लेकिन अब वापस विभाजन के बाद जब एकीकरण हो रहा था तो फिर ये सिक्किम है, सिक्किम की जनता भारत में विलय चाहती थी लेकिन राजा ने इसमें विलय नहीं किया। तो फिर भारत सरकार के और इसके मध्य समझौता हुआ जिसमें विदेशी संचार और इसके मामले भारत सरकार को दिए गए थे। तो अब सिक्किम है, सिक्किम को अनुच्छेद 35वें संविधान संशोधन 1974 और 36वां संविधान संशोधन 1975, तो इन पर अपन विशेष चर्चा कर रहे हैं। ये जो बाहरी राज्य को मिलाया गया था, तो 35वां जो संविधान संशोधन हुआ था तो ये संशोधन है सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा दिया गया है, क्योंकि अपने अनुच्छेद 1 में पढ़ा होगा, आपको याद होगा अनुच्छेद 1 में ये था कि संघ में राज्य होंगे, संघ में केंद्र शासित प्रदेश होंगे और संघ में अर्जित प्रदेश भी होंगे, लेकिन वहां पर ये कैटेगरी नहीं है, स्वराज्य की कैटेगरी संविधान में नहीं थी। अब जब सिक्किम को स्वराज्य बनाना है तो स्वराज्य बनाने के लिए संविधान के जो प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत ही काम करेंगे, और उन प्रावधानों में स्वराज्य का कहीं पर भी एसोसिएट स्टेट की बात कहीं पर भी नहीं की गई थी। तो इस बात को सिक्किम को एसोसिएट स्टेट की दर्जा देने के लिए, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का दर्जा देने के लिए 35वां संविधान संशोधन किया गया था, और इस 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का स्वराज्य बनाया गया था। और एक अनुच्छेद और जोड़ा गया था, आर्टिकल 2A, आर्टिकल 2A, आर्टिकल 2 ये था सिक्किम को स्वराज्य, सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा दिया गया। तो ये आपको क्लियर हो गया, यानी अनुच्छेद 2 के तहत जो काम हो रहा था तो वो बाहरी राज्य के लिए तो उसमें साधारण से चल साधारण बहुमत से काम चल रहा, लेकिन स्वराज्य की जो बात थी वो संविधान में उल्लेख करना बहुत जरूरी था। तो इसलिए 35वां संविधान संशोधन किया गया। तो आप देंगे कि 35वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को भारत का सदस्य राज्य बनाया गया और एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 2A, ये कैपिटल में है। अब आप देंगे तो ये हो गया, तो फिर ये क्या है? अब 36वां जो संविधान संशोधन हुआ था, 36वें संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को स्वराज्य से भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया था। जो 36वां संविधान संशोधन 1975 में हुआ था तो सिक्किम को भारत का स्वराज्य की जगह क्या बना दिया? पूर्ण राज्य बना दिया गया था। सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य बना दिया गया, और इसके साथ साथ में इस संशोधन के द्वारा 2A को समाप्त कर दिया गया था। 2A को समाप्त, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 2A सिक्किम को भारत का स्वराज्य का दर्जा दिया जा रहा है, लेकिन अब 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम जब भारत का पूर्ण राज्य बन गया तो फिर स्वराज्य का कोई औचित्य नहीं है। तो 36वें संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 2A को समाप्त किया गया और जो सिक्किम को स्वराज्य का दर्जा दिया। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ आ गया कि भाई साधारण बहुमत से सब काम हो रहा है, तो फिर बाहरी राज्य अनुच्छेद 2 और 3 के तहत ये काम क्यों हो रहे हैं। अब अपन एक और विशेष बात पर चर्चा करते हैं। अपने अनुच्छेद
1 से लेकर के 4 तक पढ़ा, अनुच्छेद 2A को भी पढ़ लिया और संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया थी इस संदर्भ में अपने जो चर्चा संक्षिप्त करनी थी वो कर ली। अब अपन ये देखते हैं, जब भारत किसी बाहरी राज्य को भारत में प्रवेश करा सकता है और भारतीय आंतरिक राज्यों में भी किसी भी प्रकार से परिवर्तन कर सकता है, लेकिन अब प्रश्न ये है कि क्या भारत अपने किसी क्षेत्र को दूसरे राज्य को दे सकता है, ये प्रश्न है। यानी जब ये जो प्रश्न या समस्या तब आई जब बेरुबाड़ी जो स्थान था पश्चिम बंगाल में, बेरुबाड़ी संघ जो पश्चिम बंगाल में था, इस बेरुबाड़ी संघ को किसी समझौते के माध्यम से जब पाकिस्तान को देने का फैसला किया गया था तो फिर जनता ने विद्रोह किया। जनता ने ये कहा कि भारत है वो अपना राज्य दूसरे को कैसे दे सकता है, इसकी अनुमति संविधान कहाँ दे रहा है। तो इसके संदर्भ में ये विवाद हुआ जिसको कहते हैं बेरुबाड़ीवाद, बेरुबाड़ीवाद 1960। अब साथियों, संविधान का एक अनुच्छेद है 143, आर्टिकल 143। ये आर्टिकल 143 है सलाहकारी परामर्श। सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी भी मामले पर सलाह लेता है तो वो अनुच्छेद 243 के तहत है। तो जब ये मामला आया तब मामला गया कोर्ट में, राष्ट्रपति ने कोर्ट से अनुच्छेद 143 के तहत सलाह मांगी कि क्या इस मामले में क्या किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी, क्योंकि यहाँ पर एक बात लग गया तो और भी देख सकते हैं, राष्ट्रपति जब सुप्रीम कोर्ट जब सलाह मांगता है तो सुप्रीम कोर्ट उसको सलाह दे या न दे ये भी कोई ज़रूरी नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट यदि सलाह दे भी देता है तो राष्ट्रपति उस सलाह को माने या फिर नहीं माने इसके बारे में कोई दबाव नहीं है। ये दोनों मामले स्वतंत्र है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये सलाह दी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भारत संघ है जो अपने किसी राज्य को या अपने किसी क्षेत्र को किसी दूसरे देश को साधारण बहुमत के द्वारा नहीं दे सकता है। संसद साधारण बहुमत के द्वारा संशोधन करके अपने क्षेत्र को दूसरे राज्य को नहीं सौंप सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है। यानी साधारण बहुमत से नहीं, साधारण बहुमत से ये काम नहीं हो सकता। भारत अपने राज्य को साधारण बहुमत से किसी दूसरे देश को नहीं दे सकता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। संविधान संशोधन, इसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा और संसद संविधान में संशोधन करके कुछ भी कर सकती है बजाय मूलभूत ढांचे को समाप्त किए। संसद संविधान के मूलभूत बेसिक स्ट्रक्चर को समाप्त जब तक नहीं करती है तब तक वो कुछ भी उसमें परिवर्तन कर सकती है। इसलिए संसद को यदि देश को बेरुबाड़ी को यदि पाकिस्तान को देना है तो इसमें संविधान में संशोधन करना आवश्यक है। ये सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दी। अब क्या हुआ, अब सरकार ने इसके लिए 9वां संविधान संशोधन किया था 1960। 9वें संविधान संशोधन 1960 के द्वारा बेरुबाड़ी जो संघ था उस पश्चिम बंगाल में जो आ रहा था उसको पाकिस्तान को सौंपा गया। तो ये जो काम हो गया ये साधारण बहुमत से तो हो नहीं सकता, तो साधारण बहुमत से नहीं हो रहा तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने सलाह दिया आप इसमें संविधान संशोधन करके ऐसा कर सकते हैं। तो सरकार ने संविधान संशोधन किया 9वां, और 9वें संविधान संशोधन के द्वारा बेरुबाड़ी को पाकिस्तान को सौंप दिया गया। एक तो बात होगी ये क्लियर। अब यदि अपने ताज़ा घटनाक्रम 2015 की बात करें तो इसके साथ साथ में एक और संविधान संशोधन हुआ था और वो संविधान संशोधन था 100वां संविधान संशोधन 2015। 100वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के एनक्लेव्स को अदला बदली की गई थी। अंतर क्षेत्र भारत व बांग्लादेश के मध्य अंतर क्षेत्र एनक्लेव्स की अदला बदली की यानी भारत और बांग्लादेश
सामान्य ये था कि भी कुछ जो क्षेत्र थे भू क्षेत्र वो मतलब प्रशासनिक दृष्टिकोण से तो मतलब उस पर कुछ क्षेत्र पर भारत का अधिकार था, तो भौगोलिक दृष्टिकोण से वो बांग्लादेश के क्षेत्र में थे। और कुछ क्षेत्र ऐसे थे जिसका प्रशासनिक दृष्टिकोण से मतलब बांग्लादेश का अधिकार, लेकिन वो भू क्षेत्र में मतलब भारत में आ रहे थे। तो इन समस्याओं का समाधान करने के लिए ऐसा किया गया था कि जो अंतर क्षेत्रीय एनक्लेव्स जो बांग्लादेश के भू क्षेत्र में भारत के आ रहे हैं वो बांग्लादेश को सौंप दिया जाए, और बांग्लादेश के जो एनक्लेव्स हैं अंतर क्षेत्र जो भी थे वो भू प्रदेश जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र में आ रहे हैं उनको भारत को सौंप दिया जाए। तो इसके लिए चूंकि ये साधारण बहुमत से तो हो नहीं सकता, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय कह रहा है अपना जो क्षेत्र दूसरे को देना है, तो इसके लिए आपको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। और इसके लिए 100वां संविधान संशोधन किया गया था, और इसके तहत भारत ने अपने 111 एनक्लेव्स बांग्लादेश को दिए, और बांग्लादेश ने भारत को ये बांग्लादेश को और ये भारत कहने का मतलब भारत के 111 अंतर एनक्लेव्स थे वो बांग्लादेश को सौंपे गए थे, और बांग्लादेश के 51 थे वो भारत को सौंपे गए। इसके माध्यम से उस समस्या का समाधान कर दिया गया। तो ये था आज का भाग 1, संविधान का भाग 1। इसको जल्दी से यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो संविधान का भाग जो 1 है उसको अपन रिवीजन कर लेते हैं। संविधान का भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक है। अब संविधान के भाग 1 पहला अनुच्छेद ये कराए कि इंडिया जो कि भारत होगा एक राज्यों का संघ होगा, ये पहला अनुच्छेद ये कराए। फिर अनुच्छेद 2 ये कराए भारत संघ में नए राज्यों का प्रवेश किस प्रकार से कराया जाए उसकी प्रक्रिया को लेकर अनुच्छेद 2 में किया गया है। और एक अनुच्छेद 2A था जिसको बाद में हटा दिया गया था। 35 संविधान अनुच्छेद 2A के तहत सिक्किम को भारत का सह राज्य का दर्जा दिया गया था। और अनुच्छेद 3 ये करा कि संसद भारत में नए राज्य का निर्माण कर सकती है, वर्तमान राज्यों की सीमा क्षेत्रों में परिवर्तन कर सकती है, ये अधिकार संसद को है। और अनुच्छेद 4 ये करा है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के तहत जो भी संशोधन होंगे वो 368 के तहत काउंट नहीं होंगे। तो ये था आज संघ और उसका राज्य क्षेत्र। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार कोई समस्या हो या फिर साथ ही कोई उनका अमूल्य कोई सुझाव हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई क्लास के साथ।